नमस्कार। साहित्य, कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हर काल में लेखकों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों को अपना पक्ष तय करना होता है, चुनना होता है। उन्हें अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर करनी होती है और उसके लिए आवश्यक जोखिम भी उठाने पड़ते हैं। वे निष्पक्षता या तटस्थता की आड़ लेकर समाज निरपेक्ष नहीं बने रह सकते। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके अपराध समय दर्ज कर रहा है। इस छोटी सी चेतावनी के साथ पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे एक बहस लोक गायन में प्रतिरोध की परंपरा पर। बहस में हिस्सा ले रहे हैं सुप्रसिद्ध लोक गायक प्रहलाद सिंह तिपाड़िया, लोकप्रिय कवि बल्ली सिंह चीमा, सांस्कृतिक कार्यकर्ता राकेश और कला समीक्षक रविंद्र त्रिपाठी। भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर सत्ता के द्वारा की जा रही ज्यादतियों के खिलाफ अपने गायन का इस्तेमाल करके जबरदस्त हलचल मचा रही हैं और इसके लिए उनको सजा भी दी जा रही है। लेकिन क्या उनके अलावा भी कोई लोक गायक हैं जो इस तरह का साहस दिखा रहे हैं? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे लोक गायन में प्रतिरोध की कोई परंपरा है, और अगर वो है तो कैसी है, किस रूप में है, कहां कहां है। आज की चर्चा इसी विषय पर केंद्रित रहेगी और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने लोक गायक प्रहलाद तिपाड़िया, जाने माने कवि बल्ली सिंह चीमा, सांस्कृतिक कार्यकर्ता राकेश और कला समीक्षक रविंद्र त्रिपाठी। ताना बाना में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, सबसे पहले ये सवाल है कि हाल में नेहा सिंह का जिक्र आया है, इसलिए हम इन सारे संदर्भों को जोड़कर देखना चाहते हैं। उन्होंने यूपी में काबा और तमाम तरह के गाने गाए और उनकी बड़ी चर्चा हुई, बड़े पैमाने पर देखे सुने गए। तो ये प्रश्न निकला कि ये जो प्रतिरोध का एक स्वर है, क्या इसके पीछे भी कोई अतीत है, कोई एक परंपरा है? क्या ऐसे गायक पहले भी होते रहे हैं लोक परंपरा में जो इस तरह के प्रतिरोधों को स्वर देते रहे हैं? ऐसी परंपरा, आप चूंकि लंबे अरसे से लोक संस्कृति पर काम कर रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी टिप्पणी। देखिए, ये लोक में प्रतिरोध की परंपरा तो बहुत पुरानी है। हमारे साथ प्रसिद्ध कबीर गायक प्रहलाद तिपाड़िया बैठे हैं, तो उसके सूत्र तलाशेंगे तो ये चले जाते हैं कबीर तक, या सारे जितने भी उस वक्त के सूफी संत हैं, सूफी गायक हैं, और उनके अनगिनत नाम हैं। वो नानक से लेकर के, बुल्ले शाह से लेकर के, और फरीद से लेकर के, और मतलब इतने सारे हैं, रैदास से लेकर के अनगिनत लोग हैं, और दक्षिण से लेकर के उत्तर तक हैं। ऐसा नहीं है कि खाली उत्तर भारत में है, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक हैं। और उसमें महिलाएं भी हैं। एक तरह से मीरा भी जो है वो प्रतिरोध की ही गायिका है। अक्का महादेवी जो है वो प्रतिरोध की गायिका है। तो ऐसे प्रतिरोध के स्वर की परंपरा तो लोक में बहुत पुरानी, लेकिन मैं उसको फिलहाल उस पे प्रहलाद जी उस पे विशेष रूप से टिप्पणी करेंगे। और हम लोग साथ साथ एक कबीर यात्रा हम लोगों ने की, पदचीन कबीर के नाम से, 1993 में। पदचीन यानी दोनों अर्थ थे उसमें, कि जिस रास्ते से कबीर बनारस से मगहर गए थे, वो हमारे एक साथी ने तलाश किया था। तो बनारस से मगहर क्यों गए थे वो तो आपको पता है, उसके विस्तार में जाने की जरूरत। तो उन पड़ावों से गुजरते हुए हम लोग मगहर तक पहुंचे। तो ये यात्रा दरअसल बनारस से मगहर की यात्रा एक तरह की लोक की ही यात्रा थी कबीर की। यानी जो विश्वास बनाया था पंडितों ने, पुरोहितों ने, कि मगहर पे मरने पे नरक जाता है, तो उसको खंडित कर दिया उन्होंने। अब 600 साल बाद वो उनका तो कोई नाम नहीं जानता, कबीर को सब जानते हैं, माने ना माने लेकिन जानते सब है। उनका तो कोई नाम लेवा भी नहीं है जो लोग जी उसमें आ जाते हैं। मुझे लगता है कि फोन आ गया है, डिस्कनेक्ट हो गए। बहरहाल तिपाड़ी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस परंपरा का जिक्र कर रहे थे राकेश जी, उसको ये जी जी
तो आपकी टिप्पणी मैं चाहता हूं, इस परंपरा को आप किस तरह से देखते हैं, और मैं चाहता हूं वर्तमान में भी जोड़कर देखें, क्या उस परंपरा को आज हम किस रूप में देखते हैं? वैसे मेरा जहाँ तक ख्याल है साहिब, जिन सज्जनों ने भी अभी यदि यूपी में काशी काबा के बारे में गाया है, या जो जिस तरीके से, मुझे तो पता नहीं है, पर और उसके पीछे वहां पर क्या हो रहा है ये भी हमें जानकारी नहीं है। परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि इन 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 चीजों के ऊपर पहले से लेकर के आज तक अनेक प्रकार के बीच बीच में बातें हुई होगी, और वो विवाद का कारण बना होगा। परंतु विवेक और समझ और प्रत्याक्षानुभूति के आधार पर इन चीजों के बीच में जो अनेक प्रकार की नासमझी की वजह से जो दूरियां बढ़ती, वो खत्म हो सकती है। जैसे उस समय पर मक्का मदीना के बारे में, या काशी और काबा के बारे में जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, एक नहीं कबीर के बारे में, जो आज से 650 साल पहले की बात। उस समय तो मुगल सियासत थी, परंतु उन्होंने कहा कि काशी काबा एक है, और मत समझो कोई दो, और अंतर टाटी भरम की या से सूझे दो। उस समय पर उन्होंने उनको मिलाने का, या वो एक ही चीज है। या वो ये भी कहते हैं कि तेरा मन ही मथुरा है, मन मथुरा दिल द्वारका, और काया काशी जान, और 10 द्वारे का पिंजरा, और तामे जोत पिचान। ये बात जब उस समय पर कबीर कहते हैं, या रविदास कहते हैं, या दादू कहते हैं, पलटू कहते हैं, गुरु नानक साहब कहते हैं, तो उस समय पर भी इन बातों को, या इस चीज के आधार पर कुछ न कुछ हुआ होगा, तभी तो उन्होंने बात कही। वो चाहे मंदिर में नहीं जाने की हो, चाहे मक्का और मदीना वहां पर जाते हैं, परंतु हम किस मक्का मदीना की बात करें, या एहसास हो जाए तो वहां जाएं या ना जाएं, उसका एहसास इंसान जीवन में कर सके, और उनके बीच में जो दूरियां बन जाती है, वो खत्म हो जाए। तो संतों ने विवेक और प्रत्याक्षानुभूति के आधार पर इन दूरियों को कम करने का काम किया। अब लफ्जों की वजह से ये अनेक प्रकार की दूरियां हो सकती है। वो यदि मान लो पहले हुई होगी तो आज भी है, और जो पहले इस तरह की टीका टिप्पणी हुई होगी तो आज भी कर रहे हैं। तो ये भी तो हो सकता है कि उन दूरियों को दूर करने के लिए टीका टिप्पणी की हो। तो ये थोड़ा विचारणीय विषय है, मैं ऐसा मानता हूँ। जी, रवीन जी, जो उस समय की सत्ता थी, चाहे वो सामाजिक स्तर पर सत्ता हो, ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की सत्ता, या मुगलों की सत्ता, इस तरह की सत्ताओं का अलग अलग तरह से विरोध दलित कर रहे थे, स्त्रियां कर रही थी, और दूसरे लोग भी कर रहे थे। तो वो एक प्रतिरोध की संस्कृति थी, परंपरा थी, जो उस समय हमें नजर आती है। लेकिन उस परंपरा को हम आज किस तरह से देखते हैं? कहीं वो सर धीमे पड़ गए हैं, गुम हो गए हैं, या हैं हमें दिखलाई नहीं पड़ रहे, सुनाई नहीं पड़ रहे, क्योंकि शोर दूसरी तरह के स्वरों का बहुत ज्यादा है। मुकेश जी, देखिए, जो बात आपने कही है, जो बात टिप्पानिया जी ने और राकेश जी ने कही है, उसको हम अति संक्षेप में और बात करें तो देखिए, ये जो लोक गायकी है या लोक में की बात है, वह कोई जिसको कहते हैं कानून और से तो होता नहीं है। वह तो मुख्य रूप से होता है कि जो महसूस करते हैं लोग, यानी कि जो लोक महसूस करता है उसको वाणी देता है। देखिए, कबीर गायन का हम थोड़ा इतिहास रखें तो कबीर गायन की परंपरा किन लोगों ने तो सुरक्षित रखी? कबीर गायन आज प्रहलाद सिंह टिपानिया भी गाते हैं, उसके बाद कुमार गंधर्व भी गाते थे। लेकिन कबीर गाने वालों की परंपरा बहुत पुरानी है, और इसका संबंध नाथपंथी योगियों से है, जो घूम घूम करके मुक्त रूप से खुले आकाश में गाते थे। और ये जो कबीर का व्यक्तित्व विकसित हुआ, लोक के प्रति एक आलोचना का, लोक मतलब समाज के प्रति एक आलोचना का, वो उन कबीर पंथी या यो कहें कि नाथपंथी योगियों ने शुरू किया था। और उसके अलग अलग रूप, अगर हम फिलहाल ना जाएं उस पर, ज्यादा बेहतर होगा कि प्रहलाद सिंह जी आगे बोलें। लेकिन एक पुरानी परंपरा रही है और अभी भी है। हाँ, ये जो बात आपने कही कि उसको हम सुन नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, जिस बड़े पैमाने पर आजकल मीडिया का एक प्रचार प्रसार हुआ है, और एक दूसरा जो जिसको कहते हैं सर्वसत्तावादी मीडिया है, जिसके और कई नाम हैं, वो मैं नहीं लेना चाहता, मैं न्यूट्रल होना चाहता हूँ। सर्वसत्तावादी मीडिया उन आवाजों को थोड़ा शोर में बदल देती है, उनको भुलाने की कोशिश करती है। जैसा कि आपने अभी नेहा सिंह राठौर का नाम लिया,
पिछले कुछ वर्षों से वो अपनी बात कहती है। बिहार के समय में भी चुनाव में कहा था उन्होंने, उत्तर प्रदेश में भी कहा था, और उनको दबाने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन इससे एक गायक या एक गायिका को आप दबा देते हैं, उससे वो लोक स्वर मंद नहीं पड़ता। अभी भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे अंचल अंचल में, मैं अभी कुछ दिन पहले आपने कार्यक्रम भी किया था पंडवानी, जो मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ में है, अब तो पहले मध्य प्रदेश का था, हालांकि अब मध्य प्रदेश में भी है। उसमें भी सामाजिक आलोचना की बड़ी तीखी परंपरा है और गाते हैं। यह है कि उसका ज्यादा मीडिया पर बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं होता। मुझे लगता है कि आप पहले व्यक्ति हैं ये जो सत्य हिंदी है पहला था जिसने पंडवानी पर इतना बड़ा कार्यक्रम किया था। पर वह भी तो लोक, जिसको कहते हैं कि लोक के विरोध का ही स्वर है, और ऐसे कई राज्यों में है। पंजाब में तो बहुत ज्यादा है। पंजाब में बहुत सारे ऐसे गायक हैं, क्योंकि पंजाबी नहीं जानने के कारण मैं उनको सब सुन नहीं जानता, लेकिन और लोग बताएंगे। पंजाब में अभी भी ऐसा लोक गायन होता है, ऐसे लोक गायक हैं जो विरोध को स्वर देते हैं। तो ये हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में है। केरला में है, केरल में बहुत सारा है। अब दिक्कत यह है कि हम लोग, चूंकि लोक गायक भाषा पर आधारित होता है, तो दूसरी भाषा वाले उस तरह से उसको सुन या समझ नहीं पाते। लेकिन परंपराएं देश के अलग अलग हिस्सों में हैं और आज भी हैं, और वो बहुत सशक्त हैं स्थानीय स्तर पर। उनका अखिल भारतीय प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है, ये अलग बात है। लेकिन आपके जैसे चैनल के माध्यम से या माध्यम से, सत्य हिंदी के माध्यम से धीरे धीरे वो चीजें आकार ले रही हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है और वो परंपरा चलती रहेगी। धन्यवाद। जी जी, हमारे साथ जाने माने जन कवि बल्ली सिंह चीमा जी भी जुड़ गए हैं। चीमा साहब, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे थे, जैसा कि आप जानते हैं, लोक गायन में प्रतिरोध की परंपरा पर, और खास तौर पर वर्तमान में वो किस रूप में दिखती है। हमें तरह तरह के स्वर सुनाई देते हैं। अतीत में बहुत एक जन संस्कृति में जब हम उसको तलाशते हैं तो बहुत सारे नाम उभर के आते हैं, जिनका जिक्र भी राकेश जी ने किया भी, और तिपानिया जी ने भी बहुत सारे उदाहरण दिए। आप किस तरह से देखते हैं ये प्रतिरोध की परंपरा? आपने किस तरह से देखी है, जिसमें ये साहस लोक गायक को दिखाना पड़ता है कि वो तमाम तरह की सत्ताओं का प्रतिरोध करते हुए एक जोखिम भी उठाता है, जैसे नेहा सिंह उठा रही हैं, उनके खिलाफ नोटिस वगैरह, ऐसे बहुत पहले भी हुआ होगा। तो इस समय इस परंपरा को, किसान आंदोलन के समय हमने बहुत इस तरह की चीजें देखने को मिली। आपकी टिप्पणी? जी, सभी साथियों को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो मैं जहां तक किसान आंदोलन में, अगर मैं कहूं कि मैं अकेला कवि हूं जो लगातार वहां रहा है, बाकी कुछ लोग आए और चले जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, और वहां पर मेरे अलावा ज्यादातर लोग जो थे वो फिल्मी थे। फिल्मों से जुड़े हुए गायकों ने और कवियों ने कुछ लिखा और वो अपना वीडियो बनाया, चले गए। लेकिन जमीन पर जो काम हुआ है उसमें बहुत चंद लोग हैं। मैंने वहां पर हर मौके पर जो जनगीत लिखे, और जो सबसे ज्यादा मशहूर गीत हुआ, मौत के डर को छोड़ छाड़ के तू जीने के काबिल हो, जिंदा है तो दिल्ली आजा, संघर्षों में शामिल हो। और एक खालसा हेल्प नाम की संस्था है, उन्होंने इसको जिंदा है तो दिल्ली आजा, उसकी 5000 से ज्यादा टी शर्टें सभी बॉर्डरों पे बांटी, और वो गीत एक आवाहन का गीत बन गया। तो और यहाँ लोकगीत की जो ताकत है, मैं समझता हूँ हमारे पहाड़ में यहाँ नरेंद्र सिंह नेगी एक जन गायक हैं, लोक गायक हैं, जिनका एक गीत बहुत इतना मशहूर हुआ था कि नरेंद्र तिवारी जो मुख्यमंत्री थे, उनको उन पर बैन लगाना पड़ा है, और उनको बल्कि बाद में कुर्सी उनकी चली गई। तो लोक गीतों में बहुत ताकत है। जहां तक साहस की बात है, मैं समझता हूँ कि अगर मैं अपना अनुभव देखूं कि जो लोग डरते हैं उनको डराया जाता है, जो लोग डरते हैं उन्हीं को डराया जाता है। जो नहीं डरते, एक बार नहीं डरते तो उनको वो ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ज्यादा वो उस तरह से नहीं होता है। मैंने एक कवि सम्मेलन करवाने की कोशिश की थी गाजीपुर बॉर्डर पे। मैं आपको बड़े दुख से बताना चाहता हूं कि वहां पर किसी कवि ने आने के लिए हाँ नहीं करी। कुछ तो ज्यादातर कोरोना का बहाना लगा रहे थे
कुछ लोग डरे हुए थे, या जो लोग भी आना चाहें, कुछ जो मुख्य छंद के कवि हैं उन्होंने कुछ कहा भी आने को, लेकिन उस तरह के माहौल में, आंदोलन में मुख्य छंद की कविता कोई सुनता नहीं है। हाँ, जी। संपत सरल एक ऐसे कवि हैं जो मेरे कहने पे वहां आए, व्यंग्यकार जो है, व्यंग्यकार हैं, वो आए, उन्होंने मंच पर अपने व्यंग भी पढ़े, लेकिन बाकी बहुत लोग जो थे वो ज्यादा पता नहीं किस कोरोना से सचमुच डरे थे या लेकिन सत्ता से डर रहे थे। चीमा साहब, हम मुख्य रूप से बात कर रहे हैं कि लोक गायन में ये जो प्रतिरोध की परंपरा है वो आज किस रूप में दिख रही? आप उत्तराखंड में इस समय, उत्तराखंड में क्या इस तरह के लोक गायक हैं जो समाज में, राजनीति में जिस तरह की विसंगतियां देखने को मिल रही, उनके प्रतिरोध की हिम्मत जुटाकर गा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब भी हैं, गढ़वाली में भी हैं। गढ़वाली में ये परंपरा हमारे यहाँ जो टिहरी जो रियासत है, टिहरी रियासत, उसमें वो 2 साल बाद में भारत देश में उनका विलय हुआ। वहाँ एक आंदोलन चला था जंगलात पर, तो राजा की गोलियों से 2 लोग मारे गए थे, शहीद हुए थे। उनको लेकर वो जो हुआ है, नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी, इनको लेकर आज भी उनके गीत, लोकगीत भी हैं, और जो उन्हीं से, वहीं से प्रेरणा चलती है। कुमाऊनी में बहुत से लोग हैं, कुमाऊनी में हमारे गिरदा थे, जनकवि गिरदा, जो लोग गायक भी थे और खुद भी लिखते थे। नृसिंह नेगी तो अभी जिंदा, आज भी जिंदा हैं, और भी बहुत से सारे लोग हैं। एक अपना एक बहुत मशहूर हुआ है गीत यहाँ दिल्ली गढ़वाल में कि लड़ाई, लंबी लड़ाई, ये लंबी लड़ाई है, चल लड़ना है भाई, अभी लंबी लड़ाई है। वो लोकगीत बन गया है। मेरा अपने जो गीत हैं कुछ ऐसे हैं जो मेरे नहीं रहे, इतना जनता ने उनको अपना लिया है कि पूरे आंदोलन में ले मशाल नहीं चल पड़े हैं। और इससे पहाड़ में कि लफा जो पखंड नहीं, अब जंग चाहिए, संघर्ष करेंगे हमको उत्तराखंड चाहिए। इस तरह के जो राज्य आंदोलन में बहुत ऐसे गीत थे जो मुझे लोग नहीं जानते थे, लेकिन गीतों को गाते थे। तो ये आज भी है। और उसमें पंजाबी में तो बहुत ज्यादा है। पंजाबी में तो आज भी बहुत, टिकरी बॉर्डर पर बहुत लोग गायक आते रहे, खासकर हाँ, जो यूनियन का जो मंच था वो अलग था इससे, सिंध मोर्चे से, उस पर बहुत लोगों को मैंने सुना। तो शिबूपुर बॉर्डर पर भी लोग बिल्कुल ऐसे गीत जो हैं जनता से, लगता नहीं किसी एक आदमी ने उसको लिखा है। और बाद में तो मैं समझता हूँ कि डर सत्ता से वही लोग, जो लोग डरते हैं, सत्ता उन्हें डराती है ज्यादा। वैसे कोई ऐसा कुछ मामला मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जो हाँ LIU वाले और ये दूसरे बहुत सारी ये जो सरकारी संस्थाएं हैं ये मिलती हैं आगे। शुरू में अगर आदमी डर जाए भाई, हम तो जो लिखते हैं उसके लिए जिम्मेदारी देते हैं, और उसकी जो भी सजा हमें मिले उसको लेने को भी तैयार है। जी, परसाई जी के बारे में बहुत जी मैं थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। राकेश जी, उत्तर प्रदेश में बालेश्वर एक लोक गायक होते थे, घूम घूम कर गांव-गांव में गाते थे। चंद्रवली यादव का नाम है, वो नौटंकी के अंदाज में सारी चीजें करते थे। गदर आंध्र प्रदेश में किस तरह से लोकप्रिय हुए थे वो भी हम लोग जानते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं जिनको हम इस परंपरा से जोड़ सकते हैं। आप ने चूंकि इसका अध्ययन किया है, इसे पूरे आंदोलन से एक तरह से जुड़े हुए, तो कुछ और रोशनी डालें इस पर। देखिए, जैसा मैंने बताया कि ये परंपरा तो बहुत पुरानी है, वो तो विस्तार में चर्चा हो गई। लेकिन आप देखिए कि आजादी की लड़ाई के समय जब एक तरह से एक प्रगतिशील सांस्कृतिक आंदोलन की नींव पड़ी, तो 1943 में इप्टा के गठन के साथ बहुत सारे लोक के कलाकार, तमाम भाषाओं के, और लोक कलाकार, लोक नर्तक और बहुत सारे लोग, और उसमें एक सेंट्रल कल्चरल स्क्वाड में मुंबई में ऐसे लोग थे कि एक तरफ पंडित रविशंकर थे उसी में, जो 1946 में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान की धुन बना रहे थे। अब वो उस वक्त भी क्लासिकल म्यूजिक के थे, लेकिन साथ में अन्ना भाऊ साठे और अमर शेख और बहुत सारे महाराष्ट्र के लोक गायक और नर्तक, शांति वर्धन और उदय शंकर की टीम के लोग, और उन लोगों ने प्रतिरोध की परंपरा के अनगिनत
गीत रचे। और मराठी में तो वो एक लोक शायरी जलसा है जिसके कलाकार आज भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और जिसमें देखिए उस प्रतिरोध की स्थिति यह है कि उनमें बहुत सारे लोगों को, शीतल साठे को, सचिन माली को बहुत दमन का शिकार होना पड़ा। कई वर्षों तक वो जेल में रहे और बहुत मुश्किल से छूट के आए, और अभी भी वो प्रतिरोध की संस्कृति वहां पर चल रही। ऐसे ही तमाम जगहों पर, बिहार में, उत्तर प्रदेश में अभी राजबली यादव थे हमारे, वो लोक गायन और उनका एक नाटक था जो लोक गायकी पर ही आधारित था, धरती हमारी है। वो एक साथ वो 3 घंटे से 4 घंटे 5 घंटे तक की परफॉर्मेंस होती थी, और इतने पॉपुलर थे वो पूरे रीजन में, भोजपुर के रीजन में, कि 10-10, 15-15 हजार लोग उसको देखते थे। और उस नाटक की बदौलत, उनकी गायकी की बदौलत वो एक बार विधायक चुने गए, सिर्फ और सिर्फ उस नाटक की बदौलत। ये एक मतलब रेयर वो है। तो इस तरह की परंपरा के बहुत सारे सूत्र हैं। इधर आगरा में एक समय उस आजादी के पहले ही रामविलास शर्मा ने खुद नौटंकी लिखी, जमींदार कुलबोरन सिंह, उसको वहां प्रस्तुत किया गया। ये बहुत रेयर बात है। रांगे राघव सड़कों पर घूम घूम करके लोक गायक के अंदाज में गाते थे, ये भी दर्ज है इतिहास में। वहां के अलीगढ़ के एक बहुत बड़े लोक गायक हुए हैं जिनका एक नाटक जो लोक पर ही आधारित है, चौपाल, वो आजादी के समय बहुत मशहूर हुआ। इस तरह के अनगिनत उदाहरण अगर मैं गिनाने चलूं, हेमांग विश्वास से लेकर के, और मतलब बंगाल में तो सलील चौधरी और बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने इस लोक गायकी के माध्यम से प्रतिरोध का स्वर बुलंद किया। और सभी भाषाओं में, वो आंध्रा से लेकर के केरला से लेकर के सारी भाषाओं में, और एक साथ सारे एक सूत्र में जुटे, और आज भी वो परंपरा चल रही। बस फर्क सिर्फ ये है, जैसा कि आप लोग चर्चा कर रहे थे, हम सभी लोग चर्चा कर रहे थे, कि अभी जो पूरे मीडिया का स्वरूप है उसमें उनकी पहुंच नहीं है। और ऐसे हमारे आजमगढ़ के हमारे साथी के ही साथी हैं, उन लोगों ने इस पर लगातार काम किया है, आज भी काम कर रहे हैं, और लोक नृत्य और लोक गायन को नाचा के हमारे साथी काम कर रहे हैं। हबीब तनवीर ने जिसको इकट्ठा किया था, और तमाम नाचा में प्रतिरोध के सारे तत्व मौजूद हैं। वो आज भी बहुत सारे लोग घूम घूम करके पूरी रात, आज की तारीख में भी वो वहां पर अपनी प्रस्तुतियां देते हैं, और हजारों दर्शक उनको देखते हैं, जिनको मैंने खुद देखा है। तो कहने का मतलब ये है कि वो परंपरा है, वो सारे प्रदेशों में है, राजस्थान में है। अब ये है कि लोक के को अपहरण करने की भी एक दूसरी शैली विकसित हुई है। वो पंडवानी से लेकर के, और तमाम आप जितने महोत्सव हुए उनमें पंडवानी से लेकर के, और राजस्थान की लोक कला को और दूसरी लोक कलाओं को भी एक एप्रोप्रिएट करने की, जिसे मैं कहता हूँ, उसकी भी कोशिश हुई है, और ठीक ठाक उसके एप्रोप्रिएशन भी हुए। तो ये तो होंगे, क्योंकि कुछ गायक निकलेंगे। तीजन बाई बनी तो पांडवानी से निकली तो वो बड़ी गायिका बन गई, क्योंकि वो एक तरह से देखा जाए तो वो एक एप्रोप्रिएशन का ही मामला है। बड़ी, लेकिन वो गायिका तो अपने आप में बड़ी है। तो इसी तरह से और भी लोग हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग एप्रोप्रिएट होने से इनकार कर रहे हैं और अपने अपने स्तर पर, धरातल पर काम कर रहे हैं। तो उसकी श्रृंखला ऐसा नहीं कि टूटी है, लेकिन ये है कि वो दिखाई कम पड़ रही है। अभी हम लोगों ने 9 अप्रैल से लेकर के प्रहलाद टिपानिया हमारे साथ रायपुर में थे, और ये हमारे साथ 2 यात्राओं में, कबीर यात्रा में और नजीर यात्रा में, नजीर अकबराबादी उसके एक है, उनके नाम पे भी यात्रा हम लोगों ने आगरा से दिल्ली तक की। तो उसमें ये शामिल रहे, और इनके अनुभव है कि कैसे ये सड़क पर चलते हुए, इतना ये प्रख्यात गायक हैं, लेकिन सड़क पे हारमोनियम अपना वो एक तारा लिए हुए और रास्ते भर ढोलक लिए हुए ये गाते थे, तो हजारों लोग इनको सुनते थे। और उससे जो ताकत इन्होंने अर्जित की है, वो ताकत, क्योंकि वो जो लोक से जो ताकत मिलती है, उससे मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रहलाद टिपानिया के रूप में ज्यादा समृद्ध हुए, क्योंकि खाली गायकी के साथ जब लोक का वो मिट्टी का स्पर्श जुड़ता है, तो फिर वो उसकी वो बदल जाती है। तो इस तरह से आज भी वो परंपरा चल रही है। ये जरूर है कि इसको और ज्यादा सुदृढ़ किए जाने की जरूरत है, और उसी काम में ऐसे सारे लोगों को
चाहे हमारे जैसे बल्ली सिंह चीमा लगातार डटे रहते हैं। तो इन लोगों को, ये सब हमारे मित्र लोग, टिपानिया जी, रविंद्र जी अपनी तरीके से उसमें लगते हैं, लेकिन इन बहुत सारे लोगों को एक साथ इसको कहीं ना कहीं संयोजित करने की और लोक को प्रतिष्ठा दिलाने की भी जरूरत जी है। कुछ मिली भी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई प्रतिष्ठा नहीं। हम आते हैं इस पर इस पर बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन टिपानिया जी, प्रतिरोध के बहुत सारे रंग हैं, जिसमें से एक रंग कबीर का है और वो बड़ा चोखा रंग है। वो बहुत गहरा है और बहुत कहना चाहिए व्यापक भी है। ये जो प्रतिरोध का रंग है, वो आज के समय में कहाँ किस किस रूप में आप देख रहे हैं, कितना विस्तार पा रहा है? राकेश जी से बहुत वाकिफ है, क्योंकि ये पदचिन्ह यात्रा और नजीर कबीर, वो नजीर अकबराबादी के बारे में, और फिर बाद में इन्होंने अभी भी निकाला। हमें अपने इस एरिया में कबीर के जो महोत्सव और यात्रा का जो शुरुआत हुई, तो इस बार 28वां साल था। कोरोना में 1 साल नहीं हो पाया क्योंकि परमिशन नहीं थी और जमाने भर की अड़चने थी। तो मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आज से 28 साल पहले से पहले भी ये कार्यक्रम चलते थे, परंतु बहुत सीमित और घर में चलते थे। और जब ये शुरुआत हुई तो उस समय पर हमारे पूरे मालवा में मुश्किल से 5-7 ऐसी मंडलियां हुई होगी जिन्होंने मौखिक रूप से वो गाते थे, और कुछ ऐसे एकांकी लोग भी थे जो कबीर के बारे में गाते थे। पर आज यदि मालवा में देखें तो हजारों मंडलियां हैं, और वो कबीर की पहले मान लो 500 लोग थे, आज 5000 लोग या और हजारों की संख्या में लोग आते हैं। पहले केवल क्षेत्र के थे, परंतु आज पूरे देश के लोग आते हैं, या देश से बाहर के लोग भी कबीर यात्रा में शामिल होते हैं। ये असर है कबीर के और संतों की वाणी का। एक बात। दूसरी बात ये कि कबीर वो धारा है जिसने किसी हद में रह करके वो काम नहीं किया, वो किसी दायरे में रह करके उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात यह है कि कबीर ने वो बात कही जो खुद ने देखी, वो प्रैक्टिकली अनुभव था, और वो अनुभव आपके और हमारे जीवन में भी है। तीसरी बात यह है कि उन्होंने कभी भी किसी की झूठी तरफदारी नहीं करी। अभी जैसे रविंद्र जी ने और राकेश जी ने जो कहा कि हमारे साथ में, लोग के साथ में कौन मीडिया रखता है साहिब। अभी मालवा यात्रा हमारे यहाँ पर हुई जिसमें हजारों लोग शामिल थे। को किस मीडिया वाले आकर के वहां पर एक छोटी सी न्यूज बता दी? नहीं बताई। वो क्यों? क्योंकि ये लोगों को ये पता नहीं, सांस कहूं तो मारण धावे झूठा जग पतियारा। इस वजह से जहां पर सच्ची बात होती है वहां पर आपका सपोर्ट कौन करेंगे। और दूसरी बात, अभी जैसे रविंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि लोग को जनमानस के बीच में इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि लोग यदि जनमानस के बीच में ज्यादा तरीके से रखेंगे तो जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, जो अपना स्वार्थ किसी न किसी तरह से सिद्ध है, वो चाहे किसी भी नाम के ऊपर हो सकता है, वो कारण आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। नहीं, उनकी सबकी धज्जियां उखड़ जाएगी। इस वजह से क्यों करेंगे वो? और दूसरी बात ये तो सब ऐसे लोग हैं जो निर्भीकता से बात नहीं कर पाते। कबीर एक ऐसा व्यक्तित्व रहा है जिसने निर्भीकता से काम किया। और एक बात आपके द्वारा भी कही गई थी कि जिन दलितों को ये क्यों होता है, ये जो अभी जो कह रहे हैं आप, सुर के इस तरह के सुर क्यों उठते हैं? स्वतंत्रता का सुर क्यों उठा? हमारे देश में रियासतें थी और अंग्रेजों का शासन था, तो सबको स्वतंत्र होने की क्यों इच्छा हुई होगी? इसके बारे में आपने कभी सोचा? मंदिरों के बारे में, मस्जिदों के बारे में, गुरुद्वारों के बारे में ये भी साहेब हदें बना लेते हैं, और इसी वजह से जिनको मंदिरों में नहीं आने दिया जा रहा था, इस वजह से उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम तुम्हारे मंदिर में नहीं आने दे तो तुम्हारे मंदिर में भगवान है ही नहीं। ऐसी बात कहने वाला आज तक कोई हुआ ही नहीं। दूसरी बात यह है कि ये सब जितने भी, और इसीलिए उन्होंने निर्भीकता से ये बात कही है कि मूर्ति धरी धंधा रचा और पत्थर का जगदीश, और मोल लिया बोले नहीं खोटा विश्वाबीस। मेरा जहां तक ख्याल है कि आज के समय में यदि कबीर होते ने तो ये जो कत्लेआम करना, ये भी, या उसको फांसी लगाए, नहीं तो छोटी सजा है, पता नहीं उनका क्या करते।
या उनके ऊपर कितने केस दायर हो जाते। झूठी झूठी बात के ऊपर लोग जेलों में सड़ रहे हैं, उनके ऊपर कोई करने वाला नहीं है। और जो जो सब कर रहे हैं वो मजे में आराम से घूम रहे हैं, आप देख सकते हैं इसको। तो ये बात कबीर और संत जितने भी हुए हैं, जितने पीर फकीर औलिया हुए हैं, उन्होंने निर्भीकता से अपने अंदर रह करके जिस एहसास को किया वो कहा। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि मैं कहता हूँ आखन देखी और तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा है कैसे होए रे। सब लिखा लिखी में फंसे हैं। वो लिखा लिखी में फंसे तो वो इसलिए फंसे हैं क्योंकि लिखा लिखी की बात को खुद अपने ऊपर एहसास करके नहीं देखते। प्रैक्टिकली अनुभव करके देखो, आपने जो कहा वो बात मैं मान लूं, क्यों मानूं? आपने जो कहा उसको मैं जब तक अपने ऊपर घटित करके नहीं देखूं, और यदि मुझे लगता है कि हाँ आप जो कह रहे हैं वो तो मुझे एहसास होगा ही, तो फिर मैं आपसे कभी विमुख हो ही नहीं सकता। बिन देखे वह देश की न बात कहे सो कूर, बिना देखे और बिना उस चीज को जाने और बिना किसी चीज का प्रैक्टिकली अनुभव किए खुद के ऊपर हम मान रहे हैं। मानने की वजह से धर्म बन गया, मानने की वजह से जाति संप्रदाय बन गया, मानने की वजह से देश और दुनिया की हदें बन गई, और लोग एक दूसरे को मार काट कर रहे हैं और जमाने भर के क्या अन्याय अत्याचार हो रहे हैं आप सब जानते हैं। तो इस जी। वजह से लोक में जिन चीजों को जिंदा रखा, और मैं तो जहां तक सोचता हूँ साहेब कि कबीर को भी लोक ने जिंदा रखा है। मैं आज गाता हूँ तो मैंने उन लोगों से सीखा है जो मुख्य रूप से गाते तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, और वो देवास के पास के थे। कुमार गंधर्व का अभी ब्यौरा आया था, जैसे रविंद्र जी ने कहा, तो कुमार गंधर्व जो है उन्होंने कभी कबीर नहीं गाया, देवास आने के बाद में शुरू किया। और जब उन्होंने देवास आने के बाद में वो लोक मंडलियां जिनसे हमने सुना और सीखा, उन लोगों को शीलनाथ की धुनी पर उन्होंने सुना, उसके बाद में जब गाना शुरू किया तो उनको ये कहा रहे कि तुम ये दलितों के और भिखारियों के गीत गा रहे हो, मत गाओ इसको। ये तो हमारे देश की सोच, और ये तो हमारे इधर कचरा भरा हुआ, और हम बात करते हैं बड़े बड़ी सत्संग की ने, बड़े बड़े प्रवचन की ने, बड़े बड़े कथाकार की ने, बड़े बड़े धर्म की ने, पता नहीं वसुदेव कुटुंबकम की ने, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, परंतु इधर कचरा तो भरा हुआ, कचरा तो निकल ही नहीं रहा है, और सब हद में बंधे हुए हैं। और इसी की वजह से देखो ना, मजहब बन गए, हद की वजह से धर्म बन गया, पता नहीं कितना कितना धर्म बन गया। एक जगह पर कबीर कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों की एक माँ है भाई, पर इन भोंदू को पता नहीं है झूठी करता लड़ाई। अरे जब से सब एक ही जगह से पैदा हुए हैं, सब माँ बाप के गर्भ से पैदा हुए हैं, मिट्टी मिट्टी में मिलेगी ये भी सब जानते हैं, फिर भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। नहीं, आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको ऐसा खाना पड़ेगा, आपको यूं करना पड़ेगा, ये सब हमने अपने स्वार्थ के लिए बना रखा। और जो इंसान हदों से ऊपर उठ गया ना साहेब, वहां पर ये सभी जितनी भी गड़बड़ियां हैं वो खत्म होगी। और संतों ने हमेशा मिलाने का काम किया है, तोड़ने का काम नहीं किया। संतों ने पीर फकीरों ने जोड़ने का काम किया है, तोड़ने का या दूर करने का काम नहीं किया। और जितने भी वर्तमान समय में जिन आधार के ऊपर ये होता है ना, ये सब तोड़ने का और सबको एक दूसरे के बीच में दूरियां पैदा करने का, एक दूसरे के बीच में नफरत पैदा करने का काम हो रहा है। जी, अब क्या बात करेंगे। और मैं तो ये मानता हूं जी, कबीर के बारे में तो लगातार हम बात करते रह सकते हैं और लगातार सुनते रह सकते हैं। मुझे लगता है कि कबीर 600 साल से हमारे समाज में जिस तरह की उपस्थिति प्राप्त कर चुके हैं लोक में, और मैं समझता हूं कि जो तथाकथित प्रबुद्ध वर्ग है, सभ्य वर्ग है, उसमें भी उनकी जो व्याप्ति है उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन थोड़ा सा मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। रविंद्र त्रिपाठी जी, क्या ये जरूरी है कि आज के जो लोक गायक हैं, जो प्रतिरोध के गायक हैं, वो जो नए टूल आए हैं उनका भी इस्तेमाल करें? जैसे नया सिंह ने यूट्यूब का इस्तेमाल किया, नए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, और उसकी वजह से जो रीच बनी लोगों तक, लाखों करोड़ों लोगों तक वो पहुंच पाए। हमारे जो दूसरे गायक हैं, क्या उनको अब इस तरह सोचना पड़ेगा कि अब माध्यम बदल गए, उसका भी अपना महत्व है कि आप लोक गायक लोगों के बीच में रह कर गाता है, उससे एक दूसरे तरह का तादाद में बनता है, दूसरे तरह के संबंध बनते हैं। लेकिन इतनी बड़ी आबादी तक पहुंचने के लिए अब कुछ नए माध्यमों के इस्तेमाल में भी हमें पारंगत होना पड़ेगा। मैं केवल 1 मिनट की बात कहूं रविंद्र जी की, ये जो इन्होंने कहा ना
मैं खुद बताऊं, मेरे को अभी हाल इन्होंने कहा था कि व्हाट्सएप पर नंबर भेजो, तो मेरे को भेजना नहीं आता। हमारे बेचारे गांव में गाने वाले लोगों को ये जो रीच बढ़ना और यूट्यूब के ऊपर कैसे करना, और ये हमें खुद को मालूम नहीं था। और 9 से 12 तक 9 से लेकर के ये कोरोना आया ना, तब तक हमारे नाम के सैकड़ों चैनल चल रहे थे और हमको पता ही नहीं था। तो ये हमें कहाँ पता है ये इस सब चीजों को। आप जैसे जानकार लोग इस तरह की बात हमको बता दिया करो ताकि हम इसको जोड़ लें। रविंद्र हाँ, जी बताइए। मैं वही कह रहा था रवीन जी से कि अब हमें आधुनिक तकनीकी का अगर कोई देश को तोड़ने वाली ताकतें इस्तेमाल कर रही हैं, तो देश को जोड़ने वाली ताकतें क्यों ना उसका इस्तेमाल करें, उसको सीखें क्यों ना। रवीन जी। जी मुकेश जी, आपने सही बात कही है और मुझे लगता है कि ऐसा हो भी रहा है। खास करके बहुत सारे लोग गायकों ने अपने YouTube चैनल बनाए हैं और उनको भी शोहरत मिल रही है। और दूसरी बात, तो नए टूल का इस्तेमाल तो करना चाहिए, लेकिन जो लोक गायकी में जिसको हम प्रतिरोध की बात करते हैं, वो उसका संबंध बहुत कुछ हमारी जो सामाजिक अनुभूति है ना उससे होता है। और वो भी आप देखिए कि दलित जो कॉन्शसनेस डेवलप हुआ है, दलित चेतना जो विकसित हुई है और हो रही है, जिसका उल्लेख अभी राकेश जी ने किया है, वो सब भी लोक गीतों के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही है, लोक भावनाओं से, लोक गान से अभिव्यक्त हो रही है। महाराष्ट्र में और कई हिस्से ऐसे हैं देश के जहां ठीक है उनका कुछ अप्रोप्रिएशन होता है। जब गदर जैसे व्यक्तित्व का अप्रोप्रिएशन हो गया तो आप दूसरों की क्या कहेंगे, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन जो हमारे समाज में जो लोग मार्जिनलाइज किए गए हैं या हो रहे हैं, जिनको किया जा रहा है, उनमें से बहुत सारे लोग जो बहुत मतलब सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल नहीं है, लेकिन जिनके अंदर गहरी अनुभूति है, वे लोक गीतों के माध्यम से गा करके अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं। कबीर गायन के अलावा देखिए बुंदेली में, बघेली में, भोजपुरी में, जितनी हमारी लोक भाषाएं हैं, सब में बड़े पैमाने पर है। ठीक है, उनके धीरे धीरे जो मॉडर्न कल्चर है या जो सोशल मीडिया है या जो यूट्यूब है, उसका इस्तेमाल कुछ लोग कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हो रहा है, एक प्रक्रिया शुरू हो गई है। तोड़ने वाले जैसा कि आपने कहा सक्रिय हैं, तो जोड़ने वाले भी अलग अलग ढंग से सक्रिय हैं। इसको हमें स्वीकार करना चाहिए और ये परंपरा आगे बढ़ेगी। नेहा सिंह पर केस कर दिया गया, मुकदमा कर दिया गया इससे, या केस दर्ज किया गया, इससे कोई बात दबती नहीं है, क्योंकि बात तो लोगों के दिलों में है ना। जो बात लोगों के दिलों में है वो तो अभिव्यक्त होगी ही होगी, चाहे वो माध्यम से हो, चाहे वो यूट्यूब से हो, चाहे वो मंच पर हो, चाहे वो कहीं भी हो, उसको रोका नहीं जा सकता है। ये तनाव, एक संघर्ष चलता रहेगा, लेकिन जो लोग अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं वो भी अभिव्यक्त करते रहेंगे और अपने अपने माध्यम तलाश करते रहेंगे। जी मुकेश जी। जी सर, बल्ली सिंह चीमा जी, यही जी प्लीज। कहना चाह रहा था कि आप जैसे जोड़ने वाले कम हैं और तोड़ने वाले बहुत ज्यादा हैं, इसलिए जोड़ने वाले की संख्या को भी बढ़ाना चाहिए, और वो है बिल्कुल सब बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा। और मैं इसीलिए चीमा से साहब के पास दोबारा जा रहा था कि देखिए, किसान आंदोलन के समय एक दिलचस्प बात क्या देखने को मिली कि पूरा जो मीडिया था वो किसान आंदोलन के खिलाफ था, उसकी हर तरह से बदनामी कर रहा था, उसको गलत बता रहा था। और उसी में किसानों ने एक पैरेलल सिस्टम खड़ा कर दिया। पूरे जो इंटरनेट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया। उन पत्रकारों को, उन यूट्यूब चैनलों को मदद या महत्व देना शुरू कर दिया जो उनकी बात रख रहे थे ठीक ढंग से। तो ये क्या, ये लोक गायन या लोक संस्कृति की परंपरा में इस तरह की चीजें की समझ पैदा हो और उसका इस्तेमाल करें अगर चीमा साहब, तो क्या ये समय की मांग नहीं है? देखिए, मैं पहले ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो कवि गीत या कविता अपनी गाकर सुनाते हैं, गुनगुनाकर सुनाते हैं, उनको हे दृष्टि से देखा जाता है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ। उसे गंभीर कवि नहीं समझा जाता है, ऐसा कुछ चलन। लेकिन इसको हमने तोड़ा है, इन चीजों को, कि ये गोष्ठियों में भी, दूसरी उसमें भी, जो आंदोलन में मैं पंजाबी में अगर बात कहूँ तो पंजाबी में संत राम उदासी गाकर सुनाने में, अपनी कविता गाकर सुनाते हैं जो लोग, अभी तो गड़बड़ कर रहा है थोड़ा जी। डायरी से और गाकर जिसको जबानी याद हो,
ये जो नेहा राठौर हैं, ये अच्छी बात है कि वो बेजबानी अपनी कविता सुनाती हैं और गुनगुना आगे सुनाती हैं। उन्होंने माध्यम जो अब नए माध्यम उनका इस्तेमाल किया है, तो ये अच्छी बात है। और बाकी भी जो कवि या जो लोग गायक हैं जो मुंह जबानी चीजों को सुनाते हैं, जनता उनसे ज्यादा जुड़ती है, ज्यादा आत्म संवाद होता है उनका, उनके साथ उनको याद भी कर रखती है उन गीतों को और आगे पढ़ती है, गाती है। पंजाबी में एक रहा है संत रामदास जी, नक्सलवादी मूवमेंट में जो कविता धारा चली नक्सलवाद में, उसमें संत रामदास जी एक ऐसा नाम था। पाश के पैरेलल, पाश तो गद्य कविता लिखते थे, मूछंद कविता लिखते थे, वो भी पॉपुलर थे, लेकिन वो बुद्धिजीवियों में या कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में ज्यादा पॉपुलर थे। लेकिन संत रामदास जी गाँव में गाए जाते थे और आज भी वो गाए। संत रामदास जी, जयमल पड्डा, ऐसे बहुत से नाम हैं और आज भी उस परंपरा को जारी रखा है। और वो सिक्कू बॉर्डर पे देखने को मिलती रही हम लोग, और ये टिगरी बॉर्डर पे भी। और यहाँ उत्तराखंड में तो हमारे बहुत ही जन कवि हैं, लेकिन जहां तक आपने कहा कि इनको इस्तेमाल करने की बात है, मैं अभी थोड़ा जाम में फंस गया था, मैं घर आने में लेट हो गया। और ये मुझे जोड़ना मुझे नहीं आता, मेरे बेटे ने जोड़ के दिया है मुझे। वो भले फेसबुक चलाता हूँ, व्हाट्सएप चलाता हूँ, लेकिन अभी अगर वो नहीं करके देता तो मैं नहीं जोड़ पाता आपसे। तो ये चीजें हमारे साथ है। 70 साल की मेरी उम्र है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको और करूँ। तो ये मैं समझता हूँ कि हम लोगों को एक जो चाहे वो हिंदी हो, हाँ एक मैं और कहना चाह रहा था कि गुरु नानक जी के बारे में वो अपनी शब्द जो थे, जो अपनी पोइट्री थी, वो गाकर सुनाते थे और मर्दाना रबाब बजाता था, उनके बारे में सब जानते हैं। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, उनके दरबार में 52 कवि थे और मुख्य कवि था नंदलाल। तो वहाँ सब कवि अपना और प्रतिरोध की कविताएं पढ़ी जाती थी, गाई जाती थी। और उसके बाद मैं एक नई बात कहना चाहता हूँ कि पंजाबी में 3-4 शब्द हैं, जैसे बोलियां, छल्ला, जुगनी, ये शब्द हैं, इनसे जोड़ के लोकगीत बनते हैं। लोग खुद जोड़ते हैं, शादी ब्याहों में क्या, प्रतिरोध में क्या। और ये बोलियां या छल्ला, बोलियां तो मैंने भी लिखे हैं। तो जुगनी, एक जुगनी शब्द अंग्रेज आए थे, उन्होंने अमृतसर में जुबली मनाई थी अपने किसी राजा या रानी की। तो दो गायकों को कहा लगा ये जुबली आप बनाओ और गाओ, तो वो जुबली होते होते वो जुगनी बन गई। जुगनी बहुत पंजाबी में पॉपुलर है, बहुत ज्यादा। वो जुगनी को लेकर वो प्रतिरोध की चीजें, जहां भी प्रतिरोध को जोड़ना हो, आम आदमी भी गाँव का कहीं का जुगनी से कुछ जोड़ लेता है, या टप्पे हैं। तो ये परंपरा आज भी जारी है और फिर दोबारा जिंदा हो रही है बल्कि ये। तो किसान आंदोलन ने जो सबसे बड़ा काम किया है, जन गायकों को, लोक गायकों को आगे लाया है ये आंदोलन। तो उसमें जुड़े हैं लोग, फिर से उनको लगा। और मैं जैसे अपनी बात करूं कि दे मशालें चल पड़े को, मुझे पहली बार लगा कि वाकई सचमुच ये कविता जो है ये सार्थक है, और इसको फिर दोबारा जिया है मैंने, उसमें लोगों ने इसको जिया है पूरे इस आंदोलन में, कि वो सचमुच वो नहीं हुई है। तो ये आपकी बात सही है बिल्कुल ही। अगर हम किसान आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उसने प्यार बढ़ाया है, मोहब्बत बढ़ाई है। हरियाणा पंजाब की नहीं, यूपी और उत्तराखंड में और सब लोगों में प्यार मोहब्बत जो उसको बढ़ाया है। और जो वहां पर बिल्कुल जो ठेठ गांव के राग, हाँ जो हरियाणा की रागनी है, रागनी मैंने बहुत वहां सुनी और बहुत वो सराही जाती है लोगों ने। तो अलग अलग रूप जो थे गायकी के, वो किसान आंदोलन में व्यक्त हुए और लोगों ने सराहा उनको, और बहुत ताकत मिली है हम लोगों को, बहुत ऊर्जा मिली है वहां से। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत इस तरह का, और ये आंदोलन जारी है, ये स्थगित हुआ है अभी फिर 20 मार्च को वहां जंतर मंतर में या कहीं आंदोलन होगा। ये मैं तो लगातार से जुड़ा हूँ और लोग भी जोड़ रहे हैं, चाहे उत्तराखंड के हो या यूपी के जो जन गायक लोग गायक हैं वो जोड़ रहे हैं, उनमें एक नई जान फूंक दी है इस आंदोलन। बिल्कुल। तो राकेश जी, इस परंपरा का भविष्य क्या देखते हैं? क्या ये जो एक खास तरह का मीडिया है जो हर दूसरी आवाज को कुचल दे रहा है, उसकी आवाज को दबा दे रहा है, ठीक है, एक सीमा तक जो लोक गायकी में प्रतिरोध के स्वर हैं वो दूर तक नहीं पहुंच पा रहे, क्या ये एक बड़ा संकट है इस समय का, जो हम जिस देश काल में रह रहे हैं?
क्या उसकी चुनौती सामने है? देखिए मुकेश जी, मैं समझता हूं कि अभी जहां बल्ली सिंह जी ने बात को छोड़ा, मुझे भी 2-3 बार मैं टुकड़े टुकड़े में अपने साथियों के साथ 100-150 लोगों के साथ किसान आंदोलन में रहा। वहां उस आंदोलन में ऐसे एक बुजुर्ग साथी वहां बैठे थे एक तख्त पे, तो मैंने सोचा कि मैं इनसे बात करूं कि ये क्या सोचते हैं। देखिए, ये 1 या 2 जनवरी की बात थी, जब कहीं पता नहीं था कि किसान आंदोलन जीतेगा कि हारेगा। अब जो बात उस व्यक्ति ने की, वो उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो एक तरह से कविता है, जो एक तरह से लोक है। तो मैंने पहले तो ये किया कि इनको कुछ मैं रिकॉर्ड करूं, तो मैंने अपना मोबाइल निकाला, तो जैसे ही कहा तो उन्होंने कहा भैया इसको हटा दो। तो मुझे लगा कि अरे, मतलब लोग तो फोटो खिंचाने के लिए हम लोग परेशान रहते हैं, ये कहते हैं इसको हटा लो। हमने हटा दिया। हाँ बताओ। हमने कहा कि हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा बोलो। हमने कहा आपका नाम क्या है? बोले किसान। हमने कहा ये हम लोग अपना नाम लेकर के इतना परेशान, तो लग रहा था जैसे हमको पूरी तरह से वो परास्त किए जा रहे हैं। फिर मैंने किसी तरह हिम्मत जुटा के पूछा कि आप कहाँ से आए? बोले खेत से। अब देखिए, वो अपना नाम नहीं बता रहे हैं, कहाँ से आए वो भी नहीं बता रहे हैं। फिर हमने कहा कि अच्छा, फिर हिम्मत की, हमने कहा किस लिए आए? अब उनका जो अगला सेंटेंस है, सोचिए कि इतनी बड़ी पोइट्री मैंने सुनी नहीं। बल्ली सिंह चीमा भी बैठे हैं और वो पोइट नहीं थे, लोग गायक नहीं थे, लेकिन लोग गायक बनते कैसे आंदोलनों से? तो उन्होंने कहा कि दिल्ली का माथा खराब हो गया है। किसी का नाम नहीं लिया, कहा कि दिल्ली का माथा खराब हो गया है, उससे देश का मुकद्दर बिगड़ गया है। हमने कहा फिर? कहा कि खेत की, तो हमने कहा क्या करेंगे? तो कहा कि खेत की मिट्टी लाए हैं, दिल्ली के माथे से लगाएंगे और देश के मुकद्दर को ठीक करेंगे। अब मैं समझता हूं कि ये कविता कहें आप इसको, लोग कहें, बल्ली सिंह चीमा के दृष्टि में तुकांत कहें कि अतुकांत कहें, लेकिन ये लोक है। क्योंकि वो उस समय जनवरी में इस विश्वास के साथ मुझसे बात कर रहा था, एक बुजुर्ग आदमी लोग का, कि इसको हम ठीक करेंगे, लेकिन वो हथियारों से नहीं ठीक कर रहा था। उसके अंदर ये भी देखिए, वो जो कबीर की परंपरा है, नानक की परंपरा की, वो क्या कह रहा था कि मैं इसकी गर्दन नहीं उड़ा दूंगा दिल्ली की। वो कह रहा था कि मिट्टी को इसके माथे से लगाएंगे। तो ये जो मिट्टी की ताकत है, ये देखिए सचमुच ताकत है। इसका हम एहसास करते हैं। ये संभव है कि हम लोगों को ये लगता है कि मीडिया से इससे उससे होगा, लेकिन किसान आंदोलन, जिसके बारे में आप खुद कह रहे थे कि उसको मीडिया ने बहुत उपेक्षित किया, लेकिन अंततः हुआ क्या? चाहे वो 1/4 जीता, लेकिन उस किसान आंदोलन ने जिसको रोकने की पूरी कोशिश, जिसके रास्ते में कीलें बिछाई, जिसके क्या क्या नहीं किया गया, उसने अंततः उसको, उस ताकत को, दिल्ली की जो ताकत पीछे हटना जानती ही नहीं, जिसने अभी तक कोई ऐसी वो किया ही नहीं कि हम पीछे हट सकते हैं, लेकिन वो पीछे हटी। ये ताकत लोग की थी। वो मीडिया की कवरेज ठीक है कि ये जरूर है, हम लोग भी उसको सब्सक्राइब करते हैं कि जो भी आपसे बात करना इस माध्यम से अगर संभव है तो जरूर किया जाए, लेकिन वो ताकत दोनों एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। वो तभी बनेंगे, इतने लोग थे, लोक था वहां, लोग नहीं, लोक था। तो वो लोक जो उपस्थित था, उसी से वो ऊर्जा और ताकत मिलती है। मिट्टी थी वहां, और मिट्टी का जो जुड़ाव है, वो उस जुड़ाव की तरफ देखिए, पूरा आंदोलन दुनिया का और हमारे आजादी का आंदोलन वो ये था कि जो ऊपर मध्यवर्गीय लोग थे, बड़े बड़े लोग, गांधी भी बड़े बैरिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के या भगत सिंह भी, जितने भी लोग थे, और चाहे जिस धारा के थे, सुभाष चंद्र बोस से लेकर, सब अपने ऊपर के पायदान से नीचे उतरे थे, तब आजादी का आंदोलन संभव हुआ। आज की तारीख में हम बहुत सारे लोग जो अपने पायदानों से नीचे उतरेंगे, तो आप जान लीजिए कि मीडिया या कोई किसी चीज की शायद जरूरत कम पड़ेगी। अगर मध्यवर्गीय लोग अपने पायदानों से नीचे उतर करके उस मिट्टी के साथ जुड़ने की तरफ बढ़ेंगे, तो ताकत अपने आप वो एक से एक बात कह रहे थे राकेश जी, बस मैं इतनी बात कह रहा था कि एक कनेक्ट होता है जो नेहा सिंह इस समय बना पाई। ये कनेक्ट उस प्रतिरोध के स्वर के साथ समाज का
दिख नहीं रहा है, वो कैसे बने? क्योंकि जिस तरह की चुनौतियां हैं आज के समय में और जिस तरह के प्रतिरोध की जरूरत है, वो तभी बिल्ड होगा जब इस तरह का कनेक्ट बन जाए। अब वो उस जमाने में नहीं रह रहे हैं, छोटे छोटे गांव ये, अब हम एक ग्लोबलाइज दुनिया में रह रहे हैं। तो थोड़ा सा इस नए समय को समझकर कैसे एक नई राह खोजी जाए प्रतिरोध की, इस संस्कृति को आम संस्कृति तक पहुंचाने, उससे जोड़ने में, मैं इसकी बात कर रहा था। छोटी सी टिप्पणी आपकी। जी बिल्कुल, वो आपकी बात बिल्कुल सही है और इसी दिशा में हम लोग बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 17, 18, 19 मार्च को छोटी जगह पलामू डाल्टनगंज में हमारे इप्टा का राष्ट्रीय सम्मेलन, लेकिन इप्टा के लोग तो जा रहे हैं, लेकिन उसमें नेहा सिंह राठौर जैसे लोग और दूसरे इस तरह के प्रतिरोध के स्वर के लोग वहां पर आएंगे। और वहां हम सारे लोगों को अभी नहीं बुला सकते थे, लेकिन वहां हम ये रिजॉल्व करने जा रहे हैं कि जो भी इस तरह के लोग हैं प्रतिरोध की संस्कृति के, पहले भी हमने ये कोशिश की है, ये अकेले, देखिए एक समय इप्टा एक आंदोलन के रूप में विकसित हुआ 43 में, तब कोई दूसरा नहीं था, लेकिन अब छोटे छोटे समूह व्यक्ति इस तरह की प्रतिरोध की चेतना का काम कर रहे हैं। उन सब लोगों को इस तरह नहीं कि वो आप इप्टा में चले आओ, हमारा कहना यह है कि उन सारे लोगों को एक साथ जोड़ करके और साथ में जो अल्टरनेट मीडिया भी है उसकी भी एक कनेक्टिविटी बने कि भाई ये सारे प्रतिरोधी स्वर एक जगह, और एक जगह का मतलब ये नहीं कि किसी ऑर्बिट में है, किसी कोई उनका कमांडर है, वो अपने अपने जगह स्वतंत्र होंगे और स्वतंत्रता के साथ, लेकिन वो डायरेक्शन कम से कम एक लें कि हम इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, ये प्रयास हमारा है। लेकिन ये सारे काम करने में जैसे कहते हैं ना कि समय लगता है, और वो समय लगेगा, और समय तो गालिब ने सीधे हिस्सेदारी नहीं की थी 1857 में, लेकिन कहा तो था, और उतना कहना ही पर्याप्त था कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। तो उम्र तो 90 साल लगी, लेकिन उसने देख तो लिया था 1857 में कि आह को चाहिए एक उम्र। तो उम्र तो लगती है आंदोलनों को विकसित संगठित होने में, कितना लगेगी कितना नहीं लगेगी, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन इस दिशा में हम ही नहीं अकेले, हमारे साथ कर्नाटक के मशहूर डायरेक्टर प्रसन्ना हमारी यात्रा में बंगलौर से चल करके आए, शामिल हुए, गांव गांव आजमगढ़ में घूमे। एक टिपानिया जी हैं, चीमा जी वहां आंदोलनों में रहते हैं। इन सारे लोगों को, या बहुत सारे ऐसे लोग, शीतल साठे और ये संभाजी भगत, ये सारे लोग हम लोगों के संपर्क में हैं। दलित आंदोलन के बहुत हिस्से हम लोगों के संपर्क में हैं। हम उनको बार बार यही कह रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि सब अपनी अपनी जगह स्वतंत्र रहिए, लेकिन एक साथ संयुक्त होकर के इसको एक संगठित स्वर देने का काम करिए। किसानों का, मजदूरों का, दलितों का, महिलाओं का, छात्रों का, नौजवानों का, इनको स्वर देने का काम हम लोग करें। इतना ही कर सकते हैं हम लोग सीधे राजनीतिक बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन उसको स्वर देने का काम। बिल्कुल। त्रिपाठी जी, अब मैं चाहता हूं कि चूंकि इसका अंत है, और एक अगर संगीतमय अंत हो सके तो बहुत अच्छा है। संगीत तो साजबाज तो कुछ है नहीं, बस आपकी आवाज काफी है। अच्छा, तो मैं तो ये कहता हूँ साहिब कि आपने जो काम किया है ये निरंतर होना चाहिए, क्योंकि इसका असर, क्योंकि और दूसरे चैनल वाले तो इस तरह का कुछ करेंगे नहीं। और जिसको देश चौथा आधार स्तंभ मानता है, वो आधार स्तंभ कैसा है, वो आधार स्तंभ ऐसा है, मैं सोचता हूँ कि उसको हमने एक खंबा स्थायी होना चाहिए, परंतु हमने ऐसे खंबे लगा रखे कि जो इधर से उठ करके इधर चला जाता है, उधर से उठ करके उधर चला जाता है। तो वो आधार, चौथा आधार कैसे हो सकता है? फिर भी जो लोग उसमें काम कर रहे हैं वो साधुवाद के पात्र हैं कि कम से कम ऐसी अपरिहार्य और ऐसी विषम परिस्थितियों में भी वो कुछ कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो वो जानते हैं, और आप सब भी जानते हैं। पर आप जो कर रहे हो ये ज्यादा जरूरी है, और इसी के मार्फत हम ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को जनमानस के बीच में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कबीर की मुझे एक बात याद आती है, और वो कहते हैं कि सबसे हिलिए सबसे मिलिए, सबसे हिलिए सबसे मिलिए, सबका लीजिए भाव, और हाजी हाजी सबकी कीजिए पर तू लीजिए अपनी ठाव। यदि हम इस उद्देश्य को लेकर के यदि चलें तो बस मिले, सबसे जुड़े, और सबको जोड़ करके हम अपने मुकाम पर आ जाएं, ताकि ये गड़बड़ी ना हो। तो
ये सब धीरे धीरे होने वाला काम है। और हमारे भी जीवन की गाड़ी उस, जैसे कबीर पद चिन्ह या इसके पहले से ही जब कर रहे थे तो वो जैसे गाड़ी चली, तो आज पूरे देश में या पूरे दुनिया में इस तरह की बातों को रखने का अवसर मिला। तो मैं 2 लाइन सुना देता हूँ। जी। ए जी धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो, माली सिंचे सो घड़ा, और ऋतु आवे फल हो। आप जो करेंगे इसका समय आने पर फल निश्चित रूप से मिलेगा। बिल्कुल। और ये जरूर है कि बीज से लेकर के बीज तक की यात्रा के बीच में बहुत सारा कचरा आ जाता है, पर कोई ऐसी प्रेम की और सद्भाव की और अच्छे काम की यदि आंधी आएगी तो जो कचरा अचरा उड़ जाएगा और वापस बीज का बीज अपने को मिल जाएगा, नहीं? और बिल्कुल। इसलिए कबीर आमीन। कहते हैं कि आया बगुला प्रेम का और तिनका उड़ा आकाश, और तिनका तिनके से मिला और तिनका तिनके पास। तो हमारा सौभाग्य कि ये तिनका आप जैसे तिनकों से मिलकर के एकाकार हो गया। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आप निश्चित सबका रूप बहुत से बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सही जगह पर इस बातचीत को खत्म किया है, तिनका तिनका से मिला। तो तिनके तिनके मिलते रहेंगे और ये प्रतिरोध का के स्वर मजबूत होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। ताना बाना में आज बस इतना ही। आज का ताना बाना आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabana@sathindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के एक और अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।